दूसरा बड़ा अहम काम जो हुआ वो आज साइफर केस जो है उसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर लगी है फ़र्द जुर्म। फ़र्द जुर्म मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उनके मुतालिक ये कहा गया है, इमरान खान साहब को कहा गया कि आपने बतौर वज़ीर-ए-आज़म गैर कानूनी तौर पर साइफर अपने कब्ज़े में रखा और फिर इस खुफिया दस्तावेज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। आप ताज़ीरात पाकिस्तान की शिक 34 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत इमरान साहब जुर्म के मुर्तकिब ठहरे हैं। और इमरान खान को यह भी कहा गया कि साइफर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंतहाई खुफिया दस्तावेज़ थी। वजारत खारजा की तरफ से साइफर आपको भेजा गया, आपने पास रखा और वापस नहीं भेजा। आपने बदनीति की बुनियाद पर इमरान साहब साइफर अपने हक में इस्तेमाल करते हुए कौमी सलामती खतरे में डाला। यह भी कहा गया उस चार्जशीट में कि इमरान खान आपने खुफिया दस्तावेज़ को ममनुआ मुकाम यानी सियासी जलसे में गलत तरीके से इस्तेमाल किया। साइफर की खुफिया मालूमात को गैर ज़रूरी अफराद तक पहुँचाया। रियासत के मफादात के खिलाफ मालूमात आगे इस्तेमाल करने के आप मोहजाज नहीं थे। वजारत खारजा ने एतमाद करते हुए साइफर आपको फराहम किया। आपने साइफर अपने पास रखते हुए सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया। आपने इस अमल से साइफर और मुल्की सिक्योरिटी निज़ाम पर समझौता किया। आपके इस अमल से रियासत पाकिस्तान की सलामती मुतासिर हुई। 28 मार्च 2022 को बनी गाला मीटिंग में शरीक मुलजिम शाह महमूद के हमरा मजमूम मकासद के लिए साइफर इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी की गई। इसमें चेयरमैन PTI ने फ़र्द जुर्म की सह से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि झूठा, मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम मबनी केस है, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। और शाह महमूद ने भी इसके जुर्म की सह से इनकार किया। अलबत्ता ट्रायल अभी शुरू हो चुका है, लेकिन साथ ही तहरीक इंसाफ ने इसको हायर कोर्ट के अंदर फ़र्द जुर्म को चैलेंज भी कर दिया। यानी फरीद साहब, पाकिस्तान का आइन की सुप्रीमेसी कायम हो गई है, आपको कोई एतराज़ तो नहीं आज? देखिए, आज का जो फैसला है वो उसके बहुत अनइंटेंडेड एंड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये 103 लोगों का फैसला नहीं था और इसके पॉलिटिकल और लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज तो कॉमन सेंस बताती है कि ऑलरेडी हमारी सोसाइटी पोलराइज्ड है, इंस्टीट्यूशन में फ्रिक्शन थी और जब भी किसी इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी या रेपुटेशन या इंडिपेंडेंस का सवाल आता था, सारी इंस्टीट्यूशंस अपने आप को सेफ गार्ड करती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर वकीलों ने प्रोटेस्ट की थी और चंद वकील अग्रेसिव हुए थे, तो जितने भी वहां वकील थे उन सब के ऊपर सेक्शन 780A का पर्चा कट गया था। टेररिज्म के केसेस चले थे, बेल्स रिजेक्ट हो गई थी, 2-3 महीने लॉयर्स को जेल में रहना पड़ा था। उस वक्त भी आपकी ऑर्डिनरी कोर्ट थी, PPC के अंदर प्रोटेस्ट की उस वक्त भी सजा थी, लेकिन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देने की वजह से सेक्शन 780A का साहब एक बात बताएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम तो मौजूद है ना, उस पर हम ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते कि 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनको वहाँ पे भी तो एक लंबा ट्रायल का प्रोसेस है ना, उनको कौन सा आज़ादी मिल रही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये दोनों शिकें जो हैं ये स्ट्राइक डाउन करते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, फर्क तो एक आयरॉनिकल आज एक आयरॉनिकल फैसला भी है, आयरॉनिकल बात भी हुई कि जो विक्टिम्स हैं, जो एक्यूज पर्संस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि हमने ऑर्डिनरी कोर्ट्स में नहीं जाना, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में हमें फेयर ट्रायल नहीं मिलता, नहीं, हमारा लेकिन मिलिट्री ये जो कोर्ट के अंदर विक्टिम्स फैसला है करवा ना, दें। मैं आपको बता दूं, इनके मुतालिक शक हुआ सुप्रीम कोर्ट को कि ये इनका जो एफिडेविट है ये किस तरह हुआ है। तो उन्होंने पूछा तो उनके ना वकील मौजूद थे ना कोई, वो वेरीफाई नहीं हो सका कि ये वो थे। लेकिन आप उसको छोड़ें सर, आप ये बताएं ना कि इससे कौन सी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है आपके ख्याल में? अगर सिविलियंस का ट्रायल, खा वो मिलिट्री में काम करें, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उनको अगर सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा तो प्रॉब्लम क्या है याहिया साहब? देखिए, प्रॉब्लम सर ये है कि क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि आपने सिर्फ इस बात को डिसाइड करना था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता है वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करता है जो फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A कहता है या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑलरेडी एक पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है पेशावर हाई कोर्ट की, जिसके अंदर यही केस, इसी तरह के इश्यूज डिबेट होने थे। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस फैसले का उस केस का फैसला कर देता, बिकॉज उसके अंदर आप जो रेलेवेंट क्वेश्चंस थे उसको एड्रेस करते कि फेयरनेस इन ट्रायल्स में फेयरनेस है या नहीं। और एक पहली बार पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में ये डिसाइड हो जाता कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो फेयर ट्रायल देते हैं या नहीं, और अगर नहीं देते तो वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जो फेयरनेस नहीं इंश्योर करते, और आप उन प्रोसीजर्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं इनको फेयर बनाने के लिए। तो आप इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं है या ये सब आप ये कह रहे हैं? देखिए कामरान साहब, देखिए ये जो मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिस्प्रूडेंस है या ये जो स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स की जुरिस्प्रूडेंस है, ये कोई आम मामला नहीं था कि आप 184(3) की पिटीशन के अंदर उसको डिसाइड कर दें। ये जैसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर एक फैसला किया जिसमें उन्होंने जितने भी वकील थे उनकी राय आई, एक कंटेंशियस एक हियरिंग हुई जिसके अंदर आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। ये पेशावर हाई कोर्ट की जो पेंडिंग अपील पड़ी, मुझे एक बात बताइए, अब इसका जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आया उसकी रोशनी में अब इसकी अपील हो सकती है लार्जर बेंच के सामने, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और ये फुल कोर्ट भी हो सकता है, फुल कोर्ट भी आ सकता है इस पे?
जी बिल्कुल देखें इसमें तो इनफैक्ट जो पिटिशनर्स थे उनकी ये डिमांड थी कि फुल कोर्ट इस पे बैठा जाए और फुल कोर्ट इसको डिसाइड करे और राइट